देखो रिकॉर्डिंग में मैसेज गया है, स्क्रीन शेयर रखियो। यस मैम। देखो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था उसमें हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था। ये इलास्ट्रेशन 16 इलास्ट्रेशन 11 इलास्ट्रेशन 15 क्या था, सब क्या क्या हो गया है मुझे तो देखना पड़ेगा। इलास्ट्रेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो ज्यादा कुछ बाकी नहीं हम लोग का। इलास्ट्रेशन 11 और कुछ क्वेश्चंस बाकी। ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 11 में न्यूमेरिकल एग्जांपल से मेरे को समझाने के लिए बोला है। बोल रहा है फैक्ट्री हैविंग द लेटेस्ट sophisticated machine wants to introduce an incentive scheme for its worker keeping in view of the following। तो बोल रहा है फैक्ट्री में लेटेस्ट जो है sophisticated मशीन लगवाया गया है और ये लोग चाहते हैं कि इंसेंटिव स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस करे वर्कर लोगों के लिए। कीपिंग इन व्यू द फॉलोइंग, द एंटायर गेन्स ऑफ इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन शुड नॉट गो टू द वर्कर। बोल रहा है कि एंटायर गेन ऑफ इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन शुड नॉट गो टू द वर्कर, वर्कर को सारा बेनिफिट ना जाए। कि जो गेन हो रहा है, क्योंकि अगर हम लोग मशीन लगाएंगे तो उसमें गेन होगा, तो उस गेन का बेनिफिट जो है वो पूरा पूरी वर्कर को ना जाए। इन द नेम ऑफ स्पीड क्वालिटी शुड नॉट सफर। बोल रहा है स्पीड के चक्कर में क्वालिटी खराब नहीं होना चाहिए। द रेट सेटिंग डिपार्टमेंट बीइंग न्यूली एस्टेब्लिश्ड आर लायबल टू कमिट मिस्टेक। तो बोल रहा है कि जो रेट सेटिंग डिपार्टमेंट है जो कि न्यूली एस्टेब्लिश किया गया है, कि अगर किसी भी तरीके का मिस्टेक होगा तो उसको लायबल किया जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए suitable incentive scheme and demonstrate by an illustrative a numerical example how your scheme answers to all the requirement of the management। मतलब ये तीनों का तीनों रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो, वर्कर को इंसेंटिव में मिले, तो हमें क्या करना चाहिए ये बोला है। ठीक है। तो देखो अब हम लोगों का तो मेनली दो तरीके का स्कीम होता है, हाल से होता है और रोमन होता है। ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें सूटेबल क्या होगा, तो देखो बोल रहा है कि यहाँ हमारा एक्चुअली ये जो आंसर है वो एक बार पढ़ के बता देते हैं तो देखो अच्छा होगा। यहाँ पर हमें दिया हुआ, ठीक है, हम एक बार इसको पढ़ के बता देते हैं।
ये वाला, ये देखो क्या बोला है इसके आंसर में, बोला है कि Rowan scheme of premium bonus variable sharing plan is suitable incentive scheme for the worker of the factory। तो बोल रहा है कि रोवन जो है वो suitable होगा इस कंडीशन में। If this scheme is adopted, the entire gains due to time saved by a worker will not pass to him। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग ये वाला फॉलो करते हैं तो टाइम सेव्ड के लिए जो मतलब जो गेन होगा, ठीक है, वो पूरा पूरी वर्कर को पास ऑन नहीं होगा। अनदर फीचर ऑफ दिस स्कीम इज दैट, यार रोवन स्कीम का दूसरा जो फीचर है, दैट ए वर्कर कैन नॉट इंक्रीज इज अर्निंग और बोनस बाय मियरली इंक्रीजिंग इट्स वर्क स्पीड। बोल रहा है सिर्फ वर्क स्पीड बढ़ा के कोई इंसेंटिव कमा नहीं सकता है रोवन वाले केस में। द रीजन फॉर दिस इज दैट द बोनस अंडर रोवन स्कीम इज मैक्सिमम व्हेन द टाइम टेकन बाय ए वर्कर ऑन ए जॉब इज हाफ ऑफ द टाइम अलाउड। इस पे हम लोगों ने लास्ट क्लास 2 से 3 क्वेश्चन किया था कि कब देखो कब सबसे ज्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन में देखो हम लोगों ने रोवन से भी हैल्से से भी जो है निकाला था, क्या बोलते हैं उसे, बोनस, और रोवन से भी निकाला था। जिसमें सबसे रोवन में सबसे ज्यादा बोनस कब आया था, रोवन में सबसे ज्यादा बोनस आया था, ये तो टोटल है बोनस, ये देखो 7, 12, 15, 16, 15, 12, 7। अच्छा, तो सबसे ज्यादा 16 है, ये कब हुआ था। यहाँ पर बोला है देखो टाइम अलाउड, यहाँ पर बोला है कि टाइम अलाउड सब तब मैक्सिमम होता है, द टाइम टेकन बाय द वर्कर ऑन अ जॉब इज हाफ ऑफ द टाइम अलाउड। तो टाइम अलाउड था 8 आवर्स और टाइम टेकन है हाफ यानी 4। तब होता है सबसे ज्यादा बोनस, ठीक है, रोवन के केस में। अच्छा, फिर बोल रहा है कि एज दिस फैक्ट इज नोन टू द वर्कर देयरफॉर दे वर्क एट सच ए स्पीड विच हेल्प्स देम टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट टू। तो अब देखो ये बात, क्योंकि वर्कर को भी पता है कि मुझे जो टाइम दिया गया है उसका आधा टाइम में अगर हम काम खत्म करेंगे तो मुझे मैक्सिमम बोनस मिल जाएगा रोवन स्कीम में, तो वो फिर उतने ही स्पीड से काम करते हैं। ताकि जैसे मान लो कि 1 यूनिट बनाने में अगर 2 घंटा लगता है, तो किसी को अगर 10 यूनिट बनाने दिया है तो उसको लगना चाहिए 20 आवर्स, अगर वो कोशिश करता है कि 10 आवर्स में कंप्लीट कर ले, मतलब हाफ में। तो फिर बोल रहा है कि इसमें क्या होगा, क्वालिटी भी मेंटेन, मतलब बोल रहा है इतनी स्पीड से वो लोग काम करेंगे ताकि क्वालिटी भी जो है वो मेंटेन। फिर बोल रहा है लास्टली रोमन सिस्टम प्रोवाइड्स ए सेफ गार्ड इन द केस ऑफ एनी लूज फिक्सेशन ऑफ द स्टैंडर्ड बाय द रेट सेटिंग डिपार्टमेंट। बोल रहा है कि अगर कोई भी, एक मिनट, अच्छा, तो देखो यहाँ पर कहाँ चला गया? अच्छा, फिर बोल रहा है लास्टली रोवन सिस्टम प्रोवाइड्स ए सेफगार्ड इन केस ऑफ एनी लूज फिक्सेशन ऑफ द स्टैंडर्ड्स बाय द रेट सेटिंग डिपार्टमेंट। इट मे बी ऑब्जर्व फ्रॉम द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन दैट इन द रोवन स्कीम द बोनस पेड विल बी लो ड्यू टू एनी लूज फिक्सेशन ऑफ द स्टैंडर्ड। तो बोल रहा है कि और एक चीज क्या होता है कि अगर हम लोग ये ऑब्जर्व करके देखें कि रोवन स्कीम में जब हम लोग बोनस देंगे तो बोल रहा है ये विल बी लो, अगर ये कम देना पड़ेगा ड्यू टू एनी लूज फिक्सेशन ऑफ द स्टैंडर्ड, अगर हमारा स्टैंडर्ड कहीं पर भी लूज फिक्स करते हैं हम लोग, वर्कर कैन नॉट टेक अंडर एडवांटेज ऑफ सच ए सिचुएशन। तो बोल रहे हैं कि अगर रेट सेटिंग डिपार्टमेंट से स्टैंडर्ड सेट करने में किसी भी तरीके का थोड़ा बहुत इधर उधर गलती हो गया, जिसको ये लोग लूज फिक्सेशन बोल रहे हैं, तो उसका एडवांटेज वर्कर नहीं ले सकता है। अब ये 3 फीचर्स जो है उसको ये क्वेश्चन के साथ इन्होंने
समझा दिया है। देखो जैसे बोल रहा है कि टाइम अलाउड अगर 4 ईयर्स है, 4 आवर्स है, टाइम टेकन अगर 3 आवर्स है, टाइम सेव्ड अगर 1 आवर्स है, रेट 5 पर आवर है, तो बोनस कितना हो जाएगा? टाइम टेकन, टाइम टेकन नहीं, एक्चुअली ये होना चाहिए टाइम सेव्ड बाई टाइम अलाउड होना चाहिए। इन्होंने दूसरे तरीके से किया। ठीक है, हम इसी चीज को हम लोग जैसे करते वैसे करके दिखा। टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम अलाउड 4 आवर्स, टाइम टेकन 3 आवर्स, और टाइम सेव्ड 1 आवर। तो बोनस हो जाएगा टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड, जो कि बोनस रेशियो इनटू नॉर्मल वेजेस। तो टाइम सेव्ड है 1 आवर, टाइम अलाउड है 4 आवर्स, और नॉर्मल वेजेस है 3 इंटू जो वेज रेट इन्होंने लिया है, वेज रेट है 5 पर आवर, तो 15/4। 3.75। ठीक है, अब देखो इन द अबव इलस्ट्रेशन टाइम सेव्ड इज 1 आवर, जो कि मैंने भी कैलकुलेट करके दिखा है। दियर फॉर टोटल गेन इज ₹5। आउट ऑफ 5 अकॉर्डिंग टू रो 1 प्लान ओनली 3.75 इज गिवन टू द वर्कर। मतलब बोल रहा है कि देखो टाइम सेव्ड हुआ है 1 घंटा, ठीक है। अगर किसी का नॉर्मल पेमेंट हम लोग समझे, मतलब वो तीन कंसेप्ट जो इन्होंने दिया है कि रो 1 सबसे बेस्ट है, वो क्यों बोल रहा है? देखो इसीलिए बोल रहा है टाइम सेव्ड किया 1 घंटा। तो अगर नॉर्मल वेज रेट के हिसाब से भी किसी को पे किया जाए, जो कि 5 रुपीज करके है, ठीक है, वेज रेट इन्होंने लिया है 5 रुपीज करके, तो 1 घंटे का 5 रुपए होता है। लेकिन 1 घंटा टाइम बचा के वर्कर को कितना मिल रहा है? 3.75। ठीक है, ये चीज बोला है 3.75 मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ बोनस, एंड द रिमेनिंग 1.25 रिमेन्स विद द मैनेजमेंट। और बाकी जो 1.25 है, तो ये वर्कर को चला जा रहा है। 1 घंटा टाइम बचाने का जो टास्क है वो वर्कर ने किया, ठीक है, वर्कर के मेहनत से ही होता है। तो उसमें 5 रुपए वैसे ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा होना चाहिए था, बट ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा हो रहा है सिर्फ 3.75। 1 घंटा टाइम बचा, वर्कर को देना पड़ा 5 रुपए की जगह। अगर ये टाइम बचत नहीं होकर नॉर्मल टाइम टेकन के हिसाब से होता तो 5 रुपए का खर्चा होता, लेकिन वर्कर को सिर्फ 3.75 देना पड़ा, और बाकी जो 0.25, 1.25, ठीक है, 1.25 है, वो मैनेजमेंट के पास ही रह जा रहा है। ठीक है, रिमेन टू मैनेजमेंट या कंपनी, जो भी बोलो, ठीक है, मैनेजमेंट के पास रह जा रहा है, पहला बेनिफिट। ठीक है, अब बोल रहा है कि विद इन अदर वर्ड्स, ए वर्कर इज एंटाइटल फॉर 75% ऑफ द टाइम सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ बोनस। तो बोल रहा है वर्कर को तो सिर्फ और सिर्फ कितना मिला? 75% ही मिला, क्योंकि 5 रुपए का 75% अगर करते हैं तो ही हम लोग का 3.75 निकल के आता है। तो वर्कर को 75% का बेनिफिट मिल रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन को 25% का बेनिफिट मिल रहा है। तो पहला जो पॉइंट इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया था ना, 3 पार्ट में, पहले बोला रोवन स्कीम ऑफ प्रीमियम बोनस जो है वो सूटेबल है। क्यों? सूटेबल इंसेंटिव स्कीम होगा फैक्ट्री के वर्कर के लिए, क्योंकि ये स्कीम में क्या होता है, द एंटायर गेन ड्यू टू टाइम सेव्ड बाय वर्कर विल नॉट पास टू हिम। तो पूरा बेनिफिट वर्कर को नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो समझ में आया कि पूरा बेनिफिट वर्कर को क्यों नहीं मिलता है। सेकेंड बोला था हम लोग को कि अनदर फीचर्स क्या है, कि यहाँ पर बोला था कि वर्कर कैन नॉट इंक्रीज इज अर्निंग और बोनस बाय मियरली इंक्रीजिंग इट्स वर्क स्पीड। अगर वर्कर टाइम बचाने का सिर्फ कोशिश में भागे तो इससे भी जरूरी नहीं है कि वर्कर को बहुत ज्यादा कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, द रीजन, क्योंकि बोनस रोवन में सबसे ज्यादा तब होता है जब टाइम अलाउड का आधा टाइम लेता है वर्कर। मतलब देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन देखा था ना, इसमें ये चीज समझ में आता है। देखो इसने
4 घंटा लिया और इसको सबसे ज्यादा बोनस मिला, है ना। मतलब रो वन स्कीम में ये सारे कंडीशन में, केसेस में सबसे ज्यादा तभी मिला जब उसने 4 घंटा टाइम बचत किया। अब देखो उसने जब 5 घंटा टाइम बचाए, बस 3 घंटे में काम कर दिया, फिर भी उसे 15 रुपए बोनस मिला। जब उसने 6 घंटा टाइम लिया करने के लिए, सॉरी 6 घंटा तो ज्यादा हो गया, टाइम बचत के हिसाब से देखेंगे, या फिर ये जो भी देखो, तो उसने देखो 3 घंटे में काम कर दिया तो 5 घंटा टाइम बचाया, फिर भी बोनस कितना मिला, 4 घंटा टाइम बचाने से ज्यादा बोनस मिला, जबकि 5 घंटा टाइम बचाने से बोनस कम मिला, 6 घंटा टाइम बचाने से और कम मिला, 7 घंटा टाइम बचाने से। तो फिर वर्कर क्यों ज्यादा स्पीड में काम करे? वर्कर सोचेगा कि हम 7 घंटा बचा लेंगे, लेकिन क्या फायदा, उसे तो बोनस कम मिल रहा है। तो वो हमेशा ये कोशिश करेगा कि उसे मैक्सिमम बोनस मिले, और वो तभी मिलेगा जब वो टाइम अलाउड का आधा टाइम लेके काम कर कंप्लीट करेगा, ठीक है। उससे ज्यादा टाइम बचा के उसको कोई बेनिफिट नहीं होता है। वो चीज यहाँ पर देख लेते हैं, बोल रहा है यहाँ पर कि द फिगर ऑफ बोनस इन द अबव इलस्ट्रेशन व्हेन द टाइम टेकन इज 2 आवर्स एंड 1 आवर रिस्पेक्टिवली आर एज फॉलोज। अब देखो बोनस हम लोग देखते हैं कि हाईएस्ट बोनस कब होता है, तो बोनस हम लोग निकालेंगे अगर टाइम सेव्ड और टाइम अलाउड। तो टाइम अलाउड जो है 4 घंटा, उसके आधा टाइम में अगर वो काम कर ले, मतलब 2 घंटा में, मतलब उसको टाइम बचाना पड़ेगा 2 आवर्स। तो टाइम सेव्ड बाई टाइम अलाउड जो कि है 4 आवर्स, इंटू नॉर्मल वेजेस। तो नॉर्मल वेजेस है 2 इंटू 5। 2 क्यों लिया? क्योंकि मैंने ये माना कि उसने टाइम टेकन किया है 2 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/1 इंटू, सॉरी 2/4 इंटू 10, 5 रुपीज, ठीक है। तो बोनस हो गया 5 रुपीज। अब देखो यहाँ पर, तो बोल रहा है द फिगर ऑफ बोनस इज एबव इलस्ट्रेशन। देखो यहाँ पर भी इन्होंने निकाला होगा 5 रुपीज, ठीक है। 2 आवर्स बाई 4 आवर्स इंटू 2 करके 5। द एबव फिगर्स ऑफ बोनस क्लियरली शो दैट व्हेन टाइम टेकन इज हाफ ऑफ द टाइम अलाउड द बोनस इज मैक्सिमम। तो देखो बोनस कितना हुआ 5। व्हेन द टाइम टेकन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 2 to 1 आवर द बोनस फिगर फेल बाय 1.25। मतलब देखो अब यहाँ पे फिर से इस तरीके से दिखा रहा है, अगर वो लोग टाइम बचा लेता है 1 घंटा, ठीक है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। देखो टाइम बचत अगर 1 घंटा करता है, टाइम बचत 2 घंटा किया, टाइम बचत अगर 1 घंटा करता है तो कितना बोनस होता है? 3.75, ठीक है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो यहाँ पर बोल रहा है द एबव फिगर्स ऑफ बोनस क्लियरली शो दैट when time taken is half of the time allowed the bonus is maximum. When the time taken is reduced from 2 to 1 hour the bonus figure fell by 1.25. Hence it is quite apparent to worker that it is of नो यूज टू इंक्रीज स्पीड ऑफ वर्क। तो वर्क का स्पीड बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। दिस फीचर्स ऑफ रोवन प्लान दस प्रोटेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ आउटपुट। तो 2/4, उसके जगह अगर 1/4 होता है तो हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब 3 इंटू 5। देखो यहाँ बोनस इतना हो रहा है, यहाँ बोनस इतना हो रहा है। तो बोल रहा है कि देखो, तो वर्कर कभी भी फालतू का स्पीड बढ़ाने का कोशिश नहीं करेगा, और स्पीड अगर नहीं बढ़ाएगा तो आउटपुट का क्वालिटी भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सेकंड वाला रीजन हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। और जो थर्ड वाला है कि अगर कोई स्टैंडर्ड जो है उस तरीके से सेट करने में मैनेजमेंट से गलती हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इफ द रेट सेटिंग डिपार्टमेंट erroneously set the time allowed as 10 hours instead of 4 hours in the above illustration then the bonus paid will be as follows। तो जैसे कि काम का टाइम लेना चाहिए था, टाइम अलाउड करना चाहिए था 4 आवर्स, जबकि उन्होंने मान लो गलती से 10 आवर्स कर दिया, ठीक है। तो भी बोल रहा है देखो क्या होगा, 10 आवर्स इंस्टीड ऑफ 4 आवर्स। तो एबव इलस्ट्रेशन में क्या फर्क दिखेगा, तो टाइम टेकन कितना मानना पड़ेगा। तो देखते हैं इन्होंने टाइम टेकन कितना मान लिया है। यहाँ पर पहले जैसा ही मानेगा, टाइम टेकन 3 आवर्स, ठीक है। टाइम टेकन अगर 3 आवर्स रखा है तो फिर बोनस कितना हो जाएगा, टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इंटू नॉर्मल वेजेस जो कि 5 रुपीज करके है, इंटू टाइम टेकन 7/10 इंटू 15, 10.5, ठीक है। 10.5 हो गया। तो यहाँ पर देखो
कि अगर वर्कर ने गलती सॉरी जो मैनेजमेंट है उसने गलती से यहाँ पर 4 आवर्स के जगह मान लो 10 आवर्स कर दिया, ठीक है, और वर्कर ने 3 घंटा ही लिया काम कंप्लीट करने के लिए, और तब उसे बोनस कितना मिल रहा है, तब उसे बोनस मिल रहा है 10.5। अब देखो क्या बोल रहा है, द बोनस पेड फॉर सेविंग 7 आवर्स thus is 10.50 which is approximately equal to the wage of 2 hours in अदर वर्ड्स। मतलब देखो, अब अगर कोई 2 घंटा काम करेगा, कोई वर्कर अगर 2 आवर्स काम करेगा, तो नॉर्मल वेज रेट के हिसाब से उसे कितना रुपया मिलेगा, 10 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही तो इसको 10 घंटा काम करने के लिए हम लोगों ने बोला था, ठीक है। अब अगर 10 घंटे का, अब उसने देखो 3 घंटा काम किया, तो 3 घंटे का 5 रुपए करके 15 रुपए प्लस 10.5, मतलब वैसे 25.5 रुपीज मिल रहा है, ठीक है। मतलब टोटल अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और ये हो गया मतलब इस कंडीशन में 3 आवर्स के हिसाब से। अब यहाँ पर जो बोल रखा है, बोल रहा है कि अगर बोनस पेड फॉर सेविंग से 7 आवर्स 10.5 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेज रेट ऑफ 2 आवर्स, इन अदर वर्ड्स द बोनस पेड टू द वर्कर इज लो। तो देखो वर्कर को बोनस कम दिया जा रहा है इसके हिसाब से, देखो मतलब जो स्कीम है उसके कैलकुलेशन के हिसाब से देखोगे तो देखो अगर कोई 2 घंटा काम करता है तो उसे 5 रुपए के हिसाब से मतलब मान लो इसने 3 घंटा काम किया, ये अगर और 2 घंटा भी काम करे, 5 घंटे में भी काम कंप्लीट कर ले, ठीक है, तो भी उसे नॉर्मल वेज रेट के हिसाब से 10 रुपए मिलेगा। जबकि बोनस तो सिर्फ मतलब 7 घंटा बचत कर रहा है, बोनस 10.5 मिल रहा है, जबकि 2 घंटा काम कर ले तो उसे 10 रुपए मिलेगा। मतलब अगर 10 घंटे का काम 5 घंटे में भी कंप्लीट करता है तो उसे ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। वही चीज बोला है। Hence, worker cannot take undue advantage of any mistake committed by the time setting department of the concern। तो फिर वर्कर के पास ऐसा कोई स्कोप नहीं है कि टाइम सेटिंग डिपार्टमेंट ने अगर स्टैंडर्ड गलती से गलत स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि भाई टाइम टेक अलाउड आपके लिए 10 घंटा है, तो उससे भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रो 1 का ऐसा सिस्टम है कि वर्कर इसका बेनिफिट नहीं ले पाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि लूज टाइम से टाइम स्टैंडर्ड सेट हो गया तो वर्कर को कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फिर इस चीज को यहाँ पर जो है ड्रॉ करके जो एक डायग्राम के थ्रू से समझाया गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर मिनिमम गारंटेड वेजेस, ठीक है, स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए मतलब मिनिमम जो मिलेगा ही मिलेगा कि इतना घंटा काम करने से इतना, ठीक है। फिर उसके बाद रो 1 और हेल्से के अकॉर्डिंग पीस रेट विद मिनिमम गारंटेड, ये ठीक है। ये छोड़ो, ये अगर ड्रॉ नहीं भी करते हम लोग चलेगा, मेनली 3 जो पॉइंट है वो हमें समझना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये है कि देखो अगर वर्कर जो टाइम बचत कर रहा है उसको टाइम बचत उतना ही करना चाहिए, हमेशा टाइम अलाउड का हाफ जो है उसे टाइम टेकन करना चाहिए, टाइम अलाउड का हाफ जो है उसे टाइम टेकन करना चाहिए, तब मैक्सिमम बोनस मिलता है रो 1 में, ठीक है। तो फिर वर्कर खाली खाली ज्यादा टाइम बचत करके करेगा क्या, ठीक है। तो वो भी, और ज्यादा टाइम बचत करने के चक्कर में स्पीड में काम खराब होता है, आउटपुट बेकार होता है, तो वर्कर वो भी नहीं करेगा, ठीक है। और वो भी हम लोगों ने देखा कि अगर गलती से टाइम अलाउड का सेटअप मतलब जो स्टैंडर्ड है वो गलत फिट कर दिया है वर्क मैनेजमेंट ने, तो भी वर्कर को कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो थियोरिटिकली जैसे लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से हमें लिख के करना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है। ये हो गया हम लोग का इलास्ट्रेशन 1। 11, 12 ये शायद हम लोगों ने कर लिया था, चेक करते हैं। 12 कर लिया, 13 भी कर लिया था, 14 कर लिया था, 15 ये भी कर लिया था, 16, 14, 16 भी कर लिया था, 14, 15, 16, ठीक है। अच्छा,
यहाँ से करते हैं। Practical question 1. Today, Mr. A is working by employing 10 skilled worker. He is considering introduction of some incentive scheme, either HALSE with 50% bonus or ROAN. तो मिस्टर ए जो है वो अपने एम्प्लॉय लोगों को 10 एम्प्लॉय स्किल्ड वर्कर को लेके काम कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि कोई नया इंसेंटिव स्कीम जो है वो अप्लाई करें। और इंसेंटिव स्कीम जो है वो हालसे का है 50%, और मतलब हालसे का जो 50% के साथ, या फिर रोवन स्कीम ऑफ वेज पेमेंट फॉर इंक्रीजिंग द एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी टू कोप विद द इंक्रीज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट बाय 25%। तो ये क्यों चाहते हैं कि एक इंसेंटिव स्कीम अप्लाई करें? ये इसलिए ऐसा चाहते हैं ताकि जो मतलब वर्कर मोटिवेट रहे, और वर्कर अगर मोटिवेट रहेगा तो फिर क्या होगा, काम भी ज्यादा मिलेगा, मतलब काम आउटपुट उनसे हम लोग ज्यादा ले सकते हैं, और डिमांड जो मार्केट में इंक्रीज है वो हम लोग पूरा कोप अप कर सकते हैं। कितना प्रोडक्ट डिमांड ज्यादा है? 25%। ही फील्स दैट इफ द proposed incentive scheme could bring about an average 20% increase over the present earning of the worker। तो इनको ऐसा लग रहा है कि proposed incentive scheme जो भी होगा, चाहे वो हलसे वाला हो या रोवन वाला हो, तो वो एवरेज 20% जो है वर्कर का प्रेजेंट अर्निंग से 20% बढ़ा देगा। मतलब वर्कर को क्या बेनिफिट मिलेगा? एक एक वर्कर का आज के डेट पे जो अर्निंग है उससे 20% अर्निंग बढ़ जाएगा, और कंपनी को क्या बेनिफिट मिलेगा? उनका प्रोडक्शन जो है वो 25% बढ़ जाएगा। इट कुड एक्ट एज सफिशिएंट इंसेंटिव फॉर देम टू प्रोड्यूस मोर, एंड ही हैज अकॉर्डिंगली गिवन दिस एश्योरेंस टू द वर्कर। बोल रहा है इट कुड एक्ट एज सफिशिएंट इंसेंटिव फॉर देम। तो ये उनके लिए सफिशिएंट इंसेंटिव होगा वर्कर लोगों के लिए टू प्रोड्यूस मोर, ताकि वो ज्यादा प्रोडक्शन में प्रोडक्शन करे। एंड ही हैज अकॉर्डिंगली गिवन द एश्योरेंस टू द वर्कर, और वो वर्कर को उसी हिसाब से एश्योरेंस भी दे रहा है। एज ए रिजल्ट ऑफ एश्योरेंस द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हैज बीन ऑब्जर्व्ड एज रिवील्ड बाय द फॉलोइंग फिगर्स फॉर द करेंट मंथ। आवरली मतलब बोल रहा है increased productivity has been observed as revealed by the following figures। तो बोल रहा है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ है, जो कि हमें फॉलोइंग फिगर से दिख रहा है। आवरली रेट ऑफ वेजेस गारंटेड है 40। एवरेज टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग वन पीस बाय वन वर्कर एट द प्रीवियस परफॉर्मेंस, दिस मेक बी टेकन एज टाइम अलाउड। बोल रहा है एवरेज टाइम जो है वन पीस प्रोड्यूस करने का एक वर्कर के थ्रू से प्रीवियस परफॉर्मेंस के हिसाब से है 2 आवर्स। मतलब प्रीवियसली अगर देखा जाए तो मतलब टाइम है अलाउड बेसिकली, कि एक पीस बनाने में एक वर्कर को 2 घंटा लगता है। नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन द मंथ है 25। नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे फॉर ईच वर्कर 8। एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ 1250। कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर अंडर हालसे स्कीम एंड रोवन स्कीम। Calculate the savings to Mr. in term of direct labor cost per piece under the scheme। ठीक है, तो हमें इफेक्टिव अर्निंग दिखाना है वर्कर का हालसे स्कीम में और रोवन स्कीम में। तो सबसे पहले वही कैलकुलेट करेंगे। इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर। तो इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग ये हम लोग स्टार्टिंग में सीखे थे, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस डिवाइडेड बाय इफेक्टिव आवर लिख देते हैं, जिस टाइम पे प्रोडक्शन हो। अच्छा, यही चीज मुझे हादसे में निकालना है, यही चीज मुझे रोवन में निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं। तो नॉर्मल वेजेस कितना हो जाएगा? तो देखो, एक्चुअल प्रोडक्शन है 1250, तो 1250 जो है उतना प्रोड्यूस करने के लिए नॉर्मल वेजेस कितना होगा वो हमें निकालना है। तो 1250 यूनिट के लिए तो देखो, हम लोग पेमेंट कैसे करते हैं? हम लोग पेमेंट करते हैं
गारंटेड आवरली वेज रेट है, मतलब 1 घंटा काम करने से 40 रुपया पे करते हैं। तो अब हमें ये पता करना पड़ेगा 1250 यूनिट बनाने के लिए हमें कितना समय लग जाएगा। ठीक है, तो एक पीस बनाने में 2 घंटा, तो 1250 यूनिट बनाने में 1250 × 2 करके हो जाएगा। ठीक है, इतना टाइम लगेगा, टाइम अलाउड। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं टाइम अलाउड टू प्रोड्यूस 1250 पीसेस। 1250 पीसेस इंटू 2 आवर्स, क्योंकि 2 घंटे में एक पीस बनता है, तो 1250 पीस या यूनिट बनाने में समय लग जाएगा 1250 × 2, 2500 आवर्स। ये हो गया टाइम अलाउड। ठीक है, और एक्चुअल टाइम टेकन निकालना पड़ेगा, तब तो टाइम सेव निकालेंगे, तब बोनस पता चलेगा। एक्चुअल टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 1250 पीसेस या यूनिट, तो एक्चुअल टाइम टेकन कितना है। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है कि कितना दिन काम हुआ है, एक महीने में 25 दिन, और एक दिन में 8 घंटा, तो 25 दिन में कितना घंटा वो निकाल लेते हैं। टोटल वर्किंग आवर्स इन ए मंथ, 25 days इंटू 8 hours पर डे, तो ये हो जाएगा 200 आवर्स। तो इतना आवर्स एक महीने में काम होता है। ठीक है, अब वर्कर कितने सारे काम कर रहे थे, तो देखो ये पूरा काम 10 स्किल्ड वर्कर मिलके करता है। ठीक है, तो मतलब हर एक वर्कर ने 25 दिन काम किया, हर एक वर्कर ने रोज 1 घंटा करके काम किया, तो फिर 10 वर्कर का कितना हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा इंटू 10 वर्कर्स, तो फिर ये हो जाएगा 2000 आवर्स। 10 वर्कर के साथ ये 2000 आवर्स हो जाएगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं टाइम सेव्ड। तो टाइम दिया गया है, टाइम दिया गया था 2500 घंटा, और इन्होंने काम कर दिखाया 2000 घंटे में, तो टाइम सेव्ड हो गया 500 आवर्स। ठीक है, टाइम सेव्ड हो गया 500 आवर्स। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं नॉर्मल वेजेस। नॉर्मल वेजेस, तो नॉर्मल वेजेस कितना हो जाएगा, टाइम टेकन इनटू जो रेट है 40 करके, @40, तो ये हो गया 80,000 रुपीज, 80,000। अच्छा, अब हम लोग बोनस निकालेंगे। हाल से और रोमन में। ठीक है, हाल से में बोनस कैसे निकलेगा, हाल से में बोनस निकलेगा 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट, और यहाँ पर हो जाएगा टाइम शिफ्ट बाय टाइम अलाउड इनटू नॉर्मल वेजेस। तो 50% ऑफ टाइम शिफ्ट, तो टाइम शिफ्ट है 500 आवर्स इनटू वेज रेट, जो कि है 40 करके, तो 250 × 40, 10,000। और यहाँ पर बोनस आ जाएगा टाइम सेव्ड 500, टाइम अलाउड 2500 इंटू नॉर्मल वेजेस।
80,000 कैलकुलेट किया हुआ है, या फिर चाहे तो कैलकुलेट कर सकते। 500 डिवाइडेड बाई 2500 इंटू 80,000, 16,000। 10,000 और 16,000। 10,000, 16,000। नॉर्मल वेजेस है 80,000 डिवाइडेड बाय इफेक्टिव आवर। तो इफेक्टिव आवर मतलब जितना आवर्स जो है इफेक्टिवली काम हुआ है, जो कि है 2,000 आवर्स। 90,000 डिवाइडेड बाय 2,000, ₹45 पर आवर। ₹48 पर। ये तो हम लोगों ने निकाल लिया। इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग कितना कितना होगा हाल से स्कीम से रोहन स्कीम से। फिर बोला है कैलकुलेट द सेविंग्स टू मिस्टर ए। मिस्टर ए का कितना सेविंग्स हो रहा है लेबर कॉस्ट पर पीस अंडर द स्कीम्स। तो कितना कितना सेविंग्स हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करके निकलेगा। सेविंग्स टू मिस्टर ए इन टर्म ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस अंडर द। तो पर पीस में हमें जो है सेविंग्स निकालने बोला है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो हम लोग को निकालना पड़ेगा कॉस्ट। हाल से स्कीम में कॉस्ट पर पीस, और रोहन स्कीम में भी कॉस्ट पर पीस। ठीक है, तो हाल से में जाने से कितना खर्चा हो रहा है फिर पर। 80 प्लस 10, 90,000। और रोवन में जाने से हो रहा है 96,000। ये देखो रोवन में अगर हम लोग रोवन वाला प्रोसेस लेते हैं तो हम लोग का खर्चा हो रहा है 16,000 का बोनस और 80,000 का नॉर्मल वेजेस, तो 96,000। ये पूरा ही खर्चा होगा अगर हम लोग 1250 पीसेस बनाते। एट द रेट ऑफ 72 पर पीस करके पड़ रहा है, और इधर हो जाएगा एट द रेट ऑफ 76.8 पीसेस करके पड़ रहा है। ठीक है, अब एम्प्लॉय कॉस्ट पर पीस कितना होगा। तो देखो एम्प्लॉय तो 2 घंटे में वो एक पीस बनाता है। ठीक है, तो फिर 2 घंटा काम करने से एक पीस बनेगा, और 1 घंटे में 40 रुपए दिया जाता है, तो 2 घंटे में 80 रुपए दिया जाए। तो 2 आवर्स एट द रेट ऑफ 40 करके 80 होता है। एम्प्लॉय कॉस्ट पर पीस 80 पर पीस करके पड़ता है।
ठीक है, हमें तो ये बताना है ना कि पीस हिसाब से किसमें सेविंग्स कैसा है। ठीक है, तो फिर ये देखो, हम लोग अगर हालसे में जाते हैं तो 72, इसमें जाएंगे तो 76.8, तो सेविंग्स कितना हो जाएगा? हालसे में हो जाएगा 80 - 72 पर पीस, यानी कि ₹8 पर पीस। और सेविंग्स पर पीस अंडर 2 1। ₹3.2 पर पीस। तो सेविंग्स हमें पता चल गया, हमने बोला था मिस्टर ए का कितना सेविंग्स होगा, लेबर कॉस्ट पर पीस अंडर द स्कीम। ठीक है, तो पर पीस के अकॉर्डिंग कितना सेविंग्स हो जाएगा। तो देखो, वो नॉर्मली वर्कर को अभी तक 2 घंटा काम करने का ₹80 पे कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम लोग हाल से स्कीम मतलब विथ बोनस स्कीम, मतलब नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस दे के अगर देखें तो 1250 पीस बनाने में ₹72 लगेगा। ठीक है, तो सॉरी, एक पीस बनाने में 1250, बनाने में 90,000, एक पीस बनाने का 72, जो कि अब तक बिना कोई इंसेंटिव स्कीम के उनको देना पड़ रहा था एक पीस बनाने का, क्योंकि 2 घंटा काम करने का मतलब एक पीस बनता है। तो एक पीस बनाने का ₹80, और इसमें जाएंगे तो ये 76.8। तो हाँ, इसमें हालसे में ज्यादा बेनिफिट है, तो उनको फिर हालसे वाला स्कीम अडॉप्ट करना चाहिए। वैसे हमें कमेंट करने नहीं बोला है, जो निकालने बोला है वो हम लोगों ने निकाल दिया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है देखो, इसमें बोल रहा है वेज negotiations आर गोइंग ऑन with the recognized employees union and the management wants you as an executive of the company to formulate an incentive scheme with view to increase productivity। बोल रहा है वेज नेगोशिएशन चल रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय यूनियन के साथ, कि भाई कितना, मतलब यूनियन बोलेगा नहीं बढ़ाओ बढ़ाओ, कंपनी बोलेगा नहीं इतना। ठीक है, तो वही चीज, एंड द मैनेजमेंट वांट्स यू एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी, कंपनी के एग्जीक्यूटिव तुम लोग हो, तो मैनेजमेंट ये चाहता है कि कंपनी का एग्जीक्यूटिव ऐसा कुछ इंसेंटिव स्कीम बताए जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े। द केस ऑफ 3 typical वर्कर ए बी सी हु प्रोड्यूस। एक मिनट, बीटा टेप तो पहले छूट गया, स्विच करके तो लाउड। Wage negotiations are going on with acha, the in case of 3 typical worker A, B, and C who produce respectively 180, 120, and 100 units of the company's product in a normal day of 8 hours is taken up for the study। तो बोल रहा है कि अगर हमें ये देखना है, ये स्टडी करना है, तो हम लोग क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, मतलब किसी एक बेसिस पे तो हमें स्टडी करना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि 3 टिपिकल वर्कर है एबीसी, जो कि 120, 180 और 100 यूनिट करके प्रोड्यूस करता है एक नॉर्मल दिन पे, जहां पर 8 घंटे एक दिन में काम होता है। एज्यूमिंग दैट द डे wages would be guaranteed at 75, guarantee तो 75 पर आवर मिलेगा ही, एंड द पीस रेट would be based on a standard hourly output of 10 units। Calculate the earning of each of the worker and the employee cost per 100 pieces under day wages, piece rate, halse and the rover scheme। ठीक है, कैलकुलेशन of earning under different wages scheme।
क्या क्या स्कीम बोला है, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम बोला है। डे वेजेस, पीस रेट, तो सबसे पहले डे वेजेस। वर्कर वेजेस पर आवर, वेजेस वर्किंग आवर्स पर डे, वेजेस पर डे, आउटपुट, एम्प्लॉय कॉस्ट पर 100 पीसेस। यही हमें निकालने के लिए बोला है, हम लोग को बोला है कि पर 100 पीसेस के हिसाब से हमें इम्प्लॉय कॉस्ट निकालना है। ऑल्सो कैलकुलेट अंडर द अबव स्कीम द एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी टू प्रोड्यूस 100 पीसेस। एवरेज कॉस्ट भी निकालने बोला, ठीक है। पहले तो नॉर्मल मतलब एबीसी तीनों के हिसाब से, फिर एवरेज करके भी निकालने बोला, ठीक है। तो अब हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्कर जो है वो है एबीसी, ए बी और सी। इनका वेजेस पर आवर कितना है? वेजेस पर आवर है 75, at the rate of 75, at the rate of 75, at the rate of 70। वर्किंग आवर्स पर डे कितना है? 8, 8, 8, 8। अच्छा, तो वेजेस पर डे कितना होता होगा? 75 इंटू 8 यानी 600। सभी का सेम होता होगा, 75 इंटू 8, 75। मतलब इतना गारंटी तो सभी को मिलता है। अच्छा, अब किसका आउटपुट कितना है? तो आउटपुट जो है 180, 120, 100। आउटपुट है 180, 120 और 100, ठीक है। तो पेजेस हो गया यहाँ पर। अच्छा, अब ये 100 के हिसाब से भी निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो 180 हम लोग बोल सकते हैं, 180 पीसेस बनाने के लिए 600 रुपया, ठीक है। तो एक पीस बनाने के लिए 600 बाई 180, तो 100 पीस बनाने के लिए कितना? सेम तरीके से 600 बाई 120 इंटू 1। तो इसमें तो 600 रुपये पड़ेंगे, इसमें हो गया 12 और 5 60, 500 रुपया। और इसमें शायद पॉइंट देना जाएगा, 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 333.33। अच्छा, अब एवरेज कॉस्ट निकालना है। तो टोटल आउटपुट कितना हो गया? 100, 200, 300 और 80 और 20, 100 मतलब 400। और टोटल 1800, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1800 बाई 400। एवरेज एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर टू प्रोड्यूस 100 पीसेस फॉर कंपनी। 1800 टोटल खर्चा हो रहा है, 400 पीसेस बन के रेडी होने में। तो 100 पीसेस का कितना हो जाएगा? तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, और इधर हो गया 1800 बाई 4। 400 सेकेंड हो जाएगा पीस रेट के हिसाब से। वर्कर ए, बी और सी, पीस रेट।
पीस रेट निकालना पड़ेगा। आउटपुट पता है 180, 120 और 100। ये टोटल में है 400 पीसेस पीस रेट के हिसाब से। तो फिर 180 इंटू 120 इंटू 100 इंटू पीस रेट हो जाएगा इक्वल इक्वल वेजेस के बाद लेबर कॉस्ट पर 100। तो हम लोग पीस रेट निकाल लेते हैं, उसके लिए वर्किंग बनाए। अच्छा, एवरेज भी निकालना पड़ेगा, यहाँ पर जगह लगते हैं। एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी टू प्रोड्यूस 100 पीसेस। अच्छा, पीस रेट कैसे निकालेंगे? तो पीस रेट हम लोग का 75 रुपीज 1 आवर के लिए दिया जाता है। स्टैंडर्ड आवरली आउटपुट है 10 यूनिट, मतलब 1 यूनिट 10 यूनिट बनने में 1 घंटा लगता है। 1 घंटे में 75 रुपया दिया जाता है। ठीक है, तो 10 यूनिट का इसका मतलब, ठीक है, तो मतलब ये हो गया पीस रेट पर पीस हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि 1 घंटे में 10 यूनिट बनता है, 1 घंटे में 75 रुपया दिया जाता है। तो 10 यूनिट के लिए 75 रुपया दिया जाता है, तो 7.5 करके हो 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5, तो ये हो जाएगा 75 7 9 13 3,000। लेबर कॉस्ट पर 100 पीस कितना हो जाएगा? 100 पीसेस के लिए 7.5 सभी का सेम है। 750 और एवरेज पूछा था, तो 3,000 रुपए खर्चा करके 400 यूनिट बनता। 7.5 इंटू 100, 7.5 इंटू 100 7। तो वैसे भी ये दिख रहा है, इसका तीनों का एवरेज करोगे उतना ही आएगा। तो यहाँ पर एवरेज हम लोग का ये आ गया। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हमें कौन सा नोट से करना है? हाल से और दोनों। टाइम अलाउ, टाइम टेकन, टाइम सेव्ड। इसमें बहुत सारा कॉलम होगा, इतना खाली खाली से बस क्योंकि वही चीज करना है जो अभी तक करें, लेकिन हम लोग को हाल से स्कीम में करना पड़ेगा सेम तरीके से रोज वर्कर है। टाइम अलाउड हमें आवरली बेसिस पे चाहिए। टाइम अलाउड, तो टाइम अलाउड है 10 यूनिट बनाने में 1 घंटा लगता है। तो फिर 180 यूनिट इसने बनाया है, तो 180 यूनिट बनाने में इसको कितना टाइम दिया जाएगा? तो 180/10, तो फिर 18 आवर्स इसका टाइम अलाउड होना चाहिए। 120 उसके बाद वाला है, उसके बाद में हम लोग का 100, तो सभी को
10 यूनिट बनने में 1 घंटा लगता है, ठीक है, तो 120 यूनिट बनने में कितना लग जाएगा, 12 घंटा इसका लगा होगा और इसका लगा होगा 10 घंटा, ठीक है, ये हो गया टाइम अलाउड। अब टाइम टेकन क्या है, तो टाइम टेकन अगर हम लोग देखें, टाइम टेकन है 8 आवर्स। प्रोडक्ट इन ए नॉर्मल डे ऑफ 8 आवर्स इज टेकन अप फॉर स्टडी, तो बोल रहा है कि दिस द केस ऑफ थ्री टिपिकल वर्कर ए बी सी प्रोड्यूस रेस्पेक्टिवली 180 120 100 यूनिट ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट इन ए नॉर्मल डे ऑफ 8 आवर्स। मतलब 8 घंटे में सभी ने बना के कंप्लीट कर लिया, तो सभी का टाइम टेकन है 8 आवर्स। तो अब निकलेगा टाइम सेव, तो टाइम सेव कैसे आ जाएगा, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन करके, तो ये हो गया 10, ये हो गया 4, ये हो गया 2 आवर्स। अब बोनस निकालेंगे, तो बोनस हो जाएगा, तो बोनस आवर निकालेंगे सबसे पहले, जो कि होता है 50% ऑफ टाइम से, ठीक है, तो फिर ये हो गया 5, ये 2 और ये 1। अच्छा, रेट पर आवर, वेज रेट पर आवर है 75 75 75 1 घंटे का, तो बोनस कितना हो जाएगा, बोनस हो जाएगा 75 × 5, 75 × 2 और 75 × 1, तो पहला वाला तो 75, दूसरा 75 का डबल 150। 375 नॉर्मल वेजेस, तो नॉर्मल वेजेस कितना हो जाएगा, नॉर्मल वेजेस हो जाएगा, ये 8 घंटा लिया है और 1 घंटे का 75 करके, तो 600 रुपए में। टोटल वेजेस हो जाएगा बोनस प्लस नॉर्मल वेजेस, तो 375 प्लस 600 975, 750, 670, टोटल कर देते हैं 975 प्लस 750 प्लस 670, तो ये हो गया 2477। अब लेबर कॉस्ट पर 100, 975 रुपया देते हैं, अगर 180 पीसेस बनता है तो 100 पीसेस का 750, अगर 120 पीसेस बनता है तो 100 675, 100 × 100, तो इसका तो 675 ही हो जाएगा। 750 डिवाइडेड बाई 120 × 1, 625, 975 into 100 into 541.6 प्लस 675। अच्छा, प्लस नहीं भी करेंगे चलेगा, इसका प्लस का तो नहीं चलेगा, वाला एक बार कैलकुलेशन चेक कर। चलो ठीक है, अब एवरेज वाला, एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी टू प्रोड्यूस 100 पीसेस, तो एवरेज कॉस्ट है 2400 सबका मिला के, और प्रोडक्शन का जो यूनिट है वो है 400 यूनिट, तब से हम लोग कर ही रहे हैं, 400 × 100, तो ये 600 रुपये हो जाएगा, क्योंकि ये 4 से 24 कट गया 6 और इधर 2 2 0, तो 6 × 100 600, सेम तरीके से रहेंगे। बट टाइम अलाउ, टाइम टेकन, टाइम सेव्ड, बोनस रेशियो
जो कि होता है टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड, वेजेस, बोनस, टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड इनटू नॉर्मल वेजेस। ठीक है। नेक्स्ट कॉलम टोटल वेजेस, फिर लेबर कॉस्ट पर घंटे। तो लिखो वर्कर हो जाएगा एबीसी, देख देख के पहले जैसा ही लिख रहे हैं। टाइम अलाउड हम लोगों ने पहले जैसे निकाला था वैसे ही निकलेगा, ये देख देख के लिखते रहे, यहाँ अगर नहीं निकाले तुम लोग जब करोगे तो पूरा करते। 10 4 बोनस रेशियो, टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड, टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड, टाइम सेव्ड बाय टाइम, wasted 75 75 75, वेज रेट, बोनस हो जाएगा टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड इनटू नॉर्मल वेजेस, तो 10/80 into 75 into 8, 4/12 into 75 into 510 into 75, अच्छा 75 into 8 to 10, 75 into 8 तो फिक्स्ड है, वो देख लेते हैं 600, 600 into 10/18, 333.33, और प्लस टोटल वेजेस निकालना है, तो टोटल वेजेस नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। ठीक है, तो नॉर्मल वेजेस कितने 75 into 8 यानी कि 600 रुपए, तो ये हो जाएगा 933.33। थोड़ा एक कॉलम कम हो गया, एक नॉर्मल वेजेस का भी कॉलम होता तो बेटर होता, बट हम ऐसे ही करते रहे। ठीक है, और कॉलम बढ़ते हैं, डिवाइडेड बाई 3, 4/12, तो 200 प्लस 600 ये हो जाएगा 800, और 2/10 इंटू 600, 120 प्लस 600 700, तो टोटल हो जाएगा 2453.3। अब 933.33 खर्चा करना पड़ रहा है फॉर 180 पीसेस, तो फिर 100 पीसेस के लिए कितना होगा, 800 पीस खर्चा करना पड़ रहा है फॉर 120 पीसेस, तो 100 के लिए 720 खर्चा हो रहा है फॉर 100 पीसेस, तो 100 के लिए कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 720, 800 into 100 divided by 100, 666.6, 518.5, प्लस 666.67 प्लस 71905, ये ऐड नहीं भी करने से उसका तो जरूरत है, एवरेज कॉस्ट निकाल, एवरेज कॉस्ट टू प्रोड्यूस 100 पीस,
2453.33 divided by 400 into 5. 2453.33 divided by 613.3. तो ये कैलकुलेट कर दो। फिर ऑल्सो कैलकुलेट करने बोला अंडर द अबव स्कीम्स द एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द चाहिए तो निकालिए। Okay, question number क्वेश्चन नंबर 3 और एक केस से ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पहले कर लेते हैं। केस सिनेरियो ऐड कर देंगे। बोल रहा है द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर वेयर इंकर्ड इन आदित्य लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023 पेड फॉर पावर एंड फ्यूल। हमें बताना है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, बस हमें इतना बताइए। कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। पहले बोला पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, ठीक है। तो पावर एंड फ्यूल का खर्चा क्या होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट का मतलब क्या है, जो हम लोग 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब जो हम लोग 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट। अच्छा, रहा बात ये पावर एंड फ्यूल का, ये डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा। देखो, पावर एंड फ्यूल जो है, अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या जॉब के लिए कर रहे हैं, तो अगर हम लोग पर्टिकुलरली फाइंड आउट कर पाते हैं कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना पावर फ्यूल का खर्चा लग रहा है, तो हम लोग पावर एंड फ्यूल को डायरेक्ट पे दे सकते हैं। और अगर हमें ये हमारा ओवरहेड की तरह है कि भाई इसमें हमें नहीं पता चल रहा है, 1 यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, तो फिर वो हम लोग का इनडायरेक्ट वाले में चला जाएगा। तो जो भी करे हम लोग नोट दे सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें दोनों ही हो सकता है, तो हम लोग इसको फिलहाल डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही लिखते हैं। पेड फॉर पावर एंड फीवर 4,80,000। नेक्स्ट बोला है कि वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, ठीक है। तो वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, तो देखो फैक्ट्री वर्कर को जो वेजेस दिया जा रहा है ये हम लोग का, तो बोला है डायरेक्ट एक्स, ओ अच्छा सॉरी, हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल को छोड़ के सब कुछ। तो वेजेस तो हमारा डायरेक्ट लेबर है, तो इसीलिए ये नहीं आएगा। तो इस पे हम लोग एक नोट दे देंगे, वेजेस टू फैक्ट्री वर्कर इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं है। फिर बोल रहा है बिल पेड टू जॉब वर्कर। तो बिल पेड टू जॉब, तो किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए अगर हम लोग जो भी बिल आया है उसका खर्चा पे कर रहे हैं, तो वो हम लोग को उस जॉब में आइडेंटिफाइबल है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया बिल पेड टू जॉब वर्कर। बिल पेड टू जॉब वर्कर 9,66,000। रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, रॉयल्टी ये हम लोग का डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। तो हम लोग डायरेक्ट भी मान सकते हैं। डायरेक्ट तब होता है अगर मतलब कोई पर्टिकुलर, जैसे यहाँ जॉब के लिए बोला है, तो हम लोग मान सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए हो रहा है। तो देखो, अगर हमें कुछ ना बोले तो हम लोग इसे इनडायरेक्ट भी मान सकते हैं, क्योंकि रॉयल्टी का जो खर्चा है ना,
वो अगर जैसे कि पर यूनिट आउटपुट के ऊपर रॉयल्टी पे करना पड़ रहा है तो फिर वो हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। तो हमारे एजम्पशन के ऊपर भी बहुत सारा चीज डिपेंड कर रहा है कि हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं। तो अगर हम लोग एज्यूम करते हैं कि रॉयल्टी पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स पे दिया जा रहा है तो वो हम लोग डायरेक्ट मान लेते हैं। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट चलिए। इसके बाद फी पेड टू टेक्नीशियन हायर्ड फॉर द जॉब। तो फिर ये तो हमारा पर्टिकुलर जॉब के लिए हो रहा है तो ये हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाए। फी पेड फॉर टेक्निकल स्टाफ। अच्छा फिर बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो ओवरहेड तो मतलब इनडायरेक्ट खर्चा ही होता है। कमीशन पे टू सेल्स स्टाफ तो वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जाए। तो ये दोनों एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड विल ऑलवेज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और कमीशन पेड टू सेल्स स्टाफ हो जाएगा अंडर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये सबका टोटल करेगा 1,80,000 प्लस 9,66,000 प्लस 8,400 प्लस 96 15,50,000। इसके बाद केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन। केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन और एक दो थ्योरी। केस सिनेरियो पहले थ्योरी बता रहे थे फिर केस सिनेरियो और एमसीक्यू करते थे। सबसे पहले टाइम कीपिंग और अटेंडेंस प्रोसीड्यूर। It refers to recording and keeping of the employee attendance time।
तो टाइम कीपिंग का मतलब है वर्कर लोग कब आ रहा है कब जा रहा है उसका डिटेल्स रखना, उसको बोलते हैं टाइम। इसका बेनिफिट क्या है? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पेमेंट। तो वर्कर को जो पेमेंट होगा वो उसका टाइम स्पेंड के हिसाब से ही होगा, तो जब पेमेंट शीट बनता है उसको पेरोल बोलते हैं, तो उस वहां काम आता है। फॉर ascertaining and controlling employee cost and controlling employee cost। हम लोग एम्प्लॉय कॉस्ट चेक करके ये देख सकते हैं कि हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट कहीं ज्यादा तो नहीं हो जा रहा है, तो अगर हम लोग चाहे तो इसे कंट्रोल कर सकते हैं फॉर डिसिप्लिन पर्पस। फॉर डिसिप्लिनरी पर्पस मतलब वर्कर लोग ऐसा तो नहीं है जब मन चाह रहा है तब आ रहा है जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कब आ रहा है जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। फॉर एसर्टेनिंग आइडल टाइम, कितना टाइम वर्कर आइडल बिता रहा है, मतलब नॉर्मल तो ठीक है, कहीं एबनॉर्मल आइडल टाइम तो नहीं बिता रहा है। फॉर कैलकुलेटिंग ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओवर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए। मेथड ऑफ टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग का दो मेथड होता है, एक होता है मैनुअल मेथड, मैनुअल तरीके से रिकॉर्डिंग किया जाता है। दूसरा होता है मशीन और ऑटोमेशन, ऑटोमेशन। ठीक है, मैनुअल मेथड कैसे होता है? अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करके मैनुअली देखा जाता है कि वर्कर कब आ रहा है कब जा रहा है, अटेंडेंस रजिस्टर। दूसरा होता है टोकन या मेटल डिस्क का यूज करते हैं, टोकन और मेटल डिस्क का यूज करते हैं। तो टोकन या मेटल डिस्क दे दिया जाता है जब वर्कर इंटर करता है और वापस मतलब जब वो घर अपना जाता है तो वो उसको वापस करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, एक जो है प्रूव हो जाता है कि वो कितने बजे, जब टोकन उसे दिया जाता है वो टाइम भी रिकॉर्ड किया जाता है, जब टोकन उससे लिया जाता है तो भी वो टाइम रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो इससे भी रिकॉर्डिंग हो जाता है कि कितना समय उसने बिताया। अच्छा, मशीन यानी पंच कार्ड। ठीक है, तो एक कार्ड दे दिया जाता है, जैसे वो मेट्रो वगैरह में कार्ड होता है, तो वो कार्ड पंच करके आपको इंटर करना है जिसपे टाइम रजिस्टर हो जाएगा। या फिर बायोमेट्रिक करके, जब आ रहे हो अपना बायोमेट्रिक करो। ठीक है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो कि सबसे ज्यादा सेफ होता है, इसमें डुप्लीकेसी नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका कार्ड कोई और पंच कर सकता है, आपका टोकन कोई और चालाकी से ले सकता है दे सकता है, बट बायोमेट्रिक जो है उसमें ऐसा नहीं कर सकता है। बायोमेट्रिक। अच्छा, फिर नेक्स्ट लिखेंगे टाइम बुकिंग। ये क्या होता है? इट इज बेसिकली recording the details of worker, details of works done, ये works होगा details of works done and the time spent by an employee on each job or process। तो टाइम बुकिंग का मतलब है हर एक काम में, जिसको जॉब या प्रोसेस बोल सकते हैं, कि इनमें कितना समय बिता रहा है उसका डिटेल्स रखने को हम लोग बोलते हैं टाइम। ठीक है, और एक थ्योरी है लेबर टर्नओवर रेट जो है उसको, वो क्यों होता है? एक तो होता है वर्कर अपने पर्सनल रीजन से जो है काम छोड़ के जा सकता है, या फिर ऐसा रीजन जो कि अनएवॉइडेबल है उसके लिए, या फिर ऐसा रीजन जो कि अवॉइडेबल है बट वो जाएगा छोड़। ठीक है, तो देखो क्या क्या हो सकता है यहाँ पर। पर्सनल रीजन में
चेंज ऑफ जॉब फॉर बेटरमेंट, चेंज ऑफ जॉब और बेटरमेंट, तो बेटरमेंट पर्पस के लिए उसने पुराना जॉब छोड़ दिया, शायद नए वाले जॉब में उसे ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा, या फिर इल हेल्थ, वो बीमार चल रहा है, ठीक है, या फिर उसका एज होता है तो वो नहीं काम कर सकता। डोमेस्टिक प्रॉब्लम, यानी उसका कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है। एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए उसे काम छोड़ना पड़ेगा। डिस्कम्फर्ट ओवर जॉब एंड वर्किंग एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट अगर अच्छा नहीं है, या फिर वो जो काम कर रहा है उसमें वो कंफर्ट नहीं फील करता है, तो फिर वो काम छोड़ सकता है। तो ये सब कुछ पर्सनल रीजन होगा, अनअवॉइडेबल रीजन नहीं लिखोगे। सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस सीजनल नेचर का है तो जितना दिन सीजन रहेगा उतने दिन ही वर्कर काम करेंगे, उसके बाद तो उन्हें काम छोड़ना ही पड़ेगा। फिर नेक्स्ट लिखेंगे शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, पावर फेलियर, अगर रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, जो रॉ मटेरियल यूज करके प्रोडक्शन का काम होता है, या फिर पावर का कनेक्शन नहीं है, या फिर स्लैक मार्केट, मतलब प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो डाउन हो गया फॉर द, तो ये तो वर्कर के हाथ में नहीं, तब तो उसे काम छोड़ना ही पड़ेगा, किसी और जगह पे काम पे लगना पड़ेगा। चेंज इन प्लांट लोकेशन, प्लांट का लोकेशन पहले जहां था वहां से चेंज हो गया, तो वर्कर को अगर लगता है कि भाई हम यहाँ तक आ नहीं सकते काम करने के लिए, तो वो काम छोड़ सकता है। डिसएबिलिटी, अगर उसका किसी तरीके का डिसएबिलिटी हो गया है तो भी वो काम छोड़ सकता है। अवॉइडेबल में लिखेंगे dissatisfaction with job, remuneration, hours of work, working conditions. Dissatisfaction with job, काम में उसको सेटिस्फेक्शन है नहीं, रेम्यूनरेशन जो मिलता है वो उसको पसंद नहीं, आवर्स ऑफ जॉब, काम का समय वो ठीक नहीं लगता है, वर्किंग कंडीशन, तो ये सब चाहे तो मैनेजमेंट ये सारी चीजों को सही कर सकता है, जैसे कि वर्किंग कंडीशन अगर वो और बेटर कर सकते हैं तो करना चाहिए, ठीक है, रेम्यूनरेशन बढ़ा देना चाहिए, काम का टाइम जो वर्कर को कंफर्टेबल है वो करना चाहिए, अगर ये अवॉइडेबल, अगर चाहे तो फिर वर्कर रुक सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा लो वेजेस और अलाउंस, लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटी, प्रमोशनल रीजन, तो प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या फिर ट्रेनिंग फैसिलिटी अच्छा नहीं है, वेजेस कम है, अलाउंस कम है, तो ये सारे रीजन से भी जो है वर्कर अपना काम छोड़ सकते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो वर्कर को ये इस सारी चीजों से जो है, मतलब अपना लेबर टर्नओवर तो चाहे तो रोक सकता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ये सब चाहे तो मैनेजमेंट इसे सही कर सकता है, ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम को तो मैनेजमेंट सही कर नहीं सकता है, या फिर इस तरीके का कोई रीजन है तो भी मैनेजमेंट उसे सही नहीं कर सकता है, बट ये अनअवॉइडेबल वाला जो है उसको मैनेजमेंट सही कर सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जो हम लोग का एक ही क्वेश्चन बाकी है हम कर लेते हैं।
ये केस सिनेरियो वाला बोल रहा है, द बोर्ड ऑफ द जे लिमिटेड हैज बीन अप्रेज्ड बाय द जनरल मैनेजर दैट द एम्प्लॉय attrition rate in the company has increased, मतलब वही छोड़ के चला जा रहा है एम्प्लॉय लोग। द फॉलोइंग फैक्ट हैज बीन प्रेजेंटेड बाय द जीएम ऑफ जनरल मैनेजर, या फिर जनरल मैनेजर ब्रैकेट में जो एचआर लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड ऑफ द न्यू रिक्रूटी इज जो है 50,000 आवर्स। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर प्रोडक्टिविटी इज 60% ऑफ द एक्सपीरियंस्ड वर्कर। टाइम रिक्वायर्ड by an experienced worker is 10 hours per unit. 20% of the output during training period was defective. Cost of rectification of a defective unit was 25. Potential productive hour loss due to delay in recruitment were 1 lakh hours. Selling price per unit 180 and PV ratio 20%. Settlement cost of the worker leaving the organization was 1,83,480. Recruitment cost, ट्रेनिंग कॉस्ट ये बता दिया है, तो हमें क्या आंसर देना है? हाउ मच क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज लॉस ड्यू टू लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर की वजह से कितना आउटपुट लॉस हुआ है वो हमें बताना है। तो पहला क्वेश्चन में पूछा है कितना आउटपुट लॉस हुआ। केस स्टडी क्वेश्चन। टोटल लॉस ऑफ आउट ड्यू टू लेबर टर्न, ये हम लोग को बताना है कितना हुआ। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तो बोला है कि लेबर टर्नओवर चल रहा है, बस ये बोला है। अच्छा अब देखो बोल रहा है ट्रेनिंग पीरियड में 50,000 आवर्स जो है रिक्रूट करने के बाद ट्रेनिंग पीरियड ऑफ न्यू रिक्रूट मतलब 50,000 घंटा ट्रेनिंग दिया गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर प्रोडक्टिविटी इज 60% ऑफ द एक्सपीरियंस वर्कर। टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एक्सपीरियंस्ड वर्कर इज 10 आवर्स पर यूनिट। तो एक्सपीरियंस्ड वर्कर एक यूनिट बनाने में 10 घंटा लेता है, तो 50,000 घंटे में वो कितना यूनिट बना लेता, वो इन्होंने नहीं बनाया होगा क्योंकि उस टाइम ये लोग ट्रेनिंग ले रहे थे जो कि न्यू रिक्रूट। ठीक है, तो आउटपुट बाय एक्सपीरियंस पर्सन इन 50,000 आवर्स इज 50,000 आवर्स बाय 10 आवर्स। तो ये हो गया 5,000 यूनिट। तो 5,000 यूनिट इन्होंने नहीं बनाया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो आउटपुट बाय ट्रेनिंग, तो उन्होंने ट्रेनिंग पीरियड में कुछ नहीं बनाया ऐसा नहीं है। 5,000 देखो 50,000 घंटा जो ट्रेनिंग पीरियड वो उसमें उन्होंने बस 60% ही प्रोडक्शन दिया है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड वर्कर का 60% प्रोड्यूस करके दे पा रहे हैं ट्रेनिंग पीरियड में, जो कि हो गया 3,000 यूनिट। तो जहां 5,000 यूनिट बनना चाहिए था वहां 3,000 यूनिट ही बना, तो आउटपुट लॉस कितना हो गया इस पीरियड में? 5,000 माइनस 3,000 दैट इज 2,000 यूनिट, ठीक है। अच्छा अब टोटल लॉस ऑफ आउटपुट कितना हो जाएगा? दो तरीके का आउटपुट होगा, एक तो और एक चीज भी हुआ है 20% ऑफ द आउटपुट ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड वाज डिफेक्टिव। कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ये तो डिफेक्टिव बोला है। पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट बाय ड्यू टू डिले इन रिक्रूटमेंट वेयर 1 लाख आवर्स। तो और 1 लाख आवर्स खराब हो गया क्योंकि जो वर्कर को रिक्रूटमेंट देते हैं उन्होंने 1 लाख घंटा मतलब रिक्रूटमेंट होने का प्रोसेस जब शुरू हुआ, मतलब पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स लॉस ड्यू टू डिले। अच्छा रिक्रूटमेंट करने में इन्होंने डिले कर दिया तो 1,000 घंटा लॉस हो गया। तो 1,000 घंटे में कितना प्रोडक्शन लॉस हो गया है? तो 1,000 घंटे में प्रोडक्शन लॉस हो गया है, सॉरी 1 लाख घंटे में। 1 लाख घंटे में, तो 1 लाख घंटे में कितना आउटपुट बन सकता था? 10 आवर्स के हिसाब से बन सकता था 10,000 यूनिट आउटपुट प्लस ये 2,000, ठीक है। तो ये हो गया 10,000 प्लस यहाँ पर 2,000, तो टोटल 12,000 यूनिट का इनका आउटपुट लॉस हुआ। यहाँ पर मतलब दो रीजन से हुआ, एक है ड्यू टू डीले और एक हो रहा है इनएक्सपीरियंस वर्कर। इनएक्सपीरियंस वर्कर ट्रेनिंग पीरियड में बस 2,000 यूनिट बना के दी 50,000 घंटा में, जबकि बनना चाहिए था 3,000 और सॉरी 5,000, और यहाँ पर इन्होंने 10,000 1 लाख घंटा बर्बाद कर दिया जहां 10,000 यूनिट आउटपुट हो सकता था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोग का 12,000 यूनिट, यानी कि ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच लॉस इन द फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन लॉस कितना है लेबर टर्नओवर के वजह से? तो इनका कंट्रीब्यूशन है कितना? वैसे इनका पीवी रेशियो है 20%, तो फिर कंट्रीब्यूशन लॉस कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है
एक यूनिट कितने में बेचते हैं, क्योंकि सेल प्राइस पे होता है। 180 का 20%, 180 का 20%, तो ये हो जाएगा 36 पर यूनिट। ठीक है, कंट्रीब्यूशन है 36 पर यूनिट। टोटल कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हो जाएगा, एक यूनिट पे 36 रुपए का होता है, तो 12,000 यूनिट पे 12,000 इंटू 36 करने से जितना आएगा 4,32,000, इतने रुपए का कंट्रीब्यूशन लॉस्ट हो जाएगा। 4,32,000, ऑप्शन 4,32,000, ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर, देखो स्टार क्वेश्चन में ज्यादा। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग डिफेक्टिव यूनिट? तो डिफेक्टिव यूनिट को रिपेयर करने में एक एक यूनिट का 25 रुपए लगता है। 20% ऑफ द आउटपुट ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड वाज डिफेक्टिव। ट्रेनिंग पीरियड में कितना आउटपुट हुआ था? 3,000। 3,000 में 20% डिफेक्टिव है, तो कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग 3,000 में से 20% डिफेक्टिव, और एक एक को बनवाने में 25 रुपीज करते हैं। तो 3,000 इंटू 20% इंटू 25, तो ये हो गया 15,000 रुपीज। एंड फोर्थ नंबर में बोला है कैलकुलेट द प्रॉफिट लॉस्ट बाय द कंपनी ड्यू टू इंक्रीज लेबर टर्नओवर। तो प्रॉफिट लॉस्ट कितना हुआ? तो लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन जो कि है 4,32,000। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास किया तो वही दिया है, बाकी जो भी सेटलमेंट कॉस्ट वगैरह हमें दिया हुआ है वो सब ऐड हो जाना चाहिए। तो सेटलमेंट कॉस्ट है ये वाला 1,83,480, ये ऐड हो जाएगा। सेटलमेंट कॉस्ट 1,83,480, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट के टाइम पे ही लग रहा है। अच्छा, और यहाँ पर रिक्रूटमेंट कॉस्ट 156,340, 156,340 रिक्रूटमेंट कॉस्ट। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ट्रेनिंग कॉस्ट 113,180, 113,180 ट्रेनिंग ट्रेनिंग कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, और कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव यूनिट, क्योंकि डिफेक्टिव तो इसीलिए हुआ ना, क्योंकि हम लोग लेबर टर्नओवर हुआ, तो फिर अ, उनको पता नहीं है तो उन्होंने डिफेक्टिव बनाया, क्योंकि वो नए थे काम पे, तो 15,000। नाइन ऑप्शन कितना मैंने बोला है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज लॉस्ट ड्यू टू इनएक्सपीरियंस ऑफ द न्यू वर्कर। तो आउटपुट लॉस्ट ड्यू टू इनएक्सपीरियंस, वो तो एकदम स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने निकाला था। 5,000 होना चाहिए था, बट उन्होंने 3,000 दिया, तो 2,000, 5,000 माइनस 3, 2,000 ऑप्शन सी। ये वाला जो है फटाफट एक बार बता देते हैं।
इसमें बोला है कि आइडल टाइम इज टाइम अंडर विच, आइडल टाइम के अंदर क्या होता है, बोल रहा है कि फुल वेजेस आर पेड टू वर्कर, नो प्रोडक्टिविटी इज गिवन बाय द वर्कर, बोथ ए एंड बी रन ऑफ द, तो बोथ ए एंड बी फुल टाइम पेमेंट भी करना पड़ता है, कोई प्रोडक्टिव काम होता भी नहीं। कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, तो वो फिर हमारा पीएल में चार्ज होना चाहिए, वो एबनॉर्मल लॉस है। टाइम एंड मोशन स्टडीज कंडक्टेड बाय, तो टाइम स्टडी और मोशन स्टडी कौन करता है, कौन सा डिपार्टमेंट करता है, ये हम लोग को बताना है। तो ये एक्चुअली करता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या प्लानिंग डिपार्टमेंट। फिर बोल रहा है आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकाउंट फॉर इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी, जॉब सेटिस्फैक्शन, मोटिवेटिंग वर्कर, हाई लेबर टर्नओवर, प्रॉपर सुपरविजन एंड कंट्रोल, डज नॉट एक्यूरेट फॉर इंक्रीजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी, तो ये सी, इसके वजह से हम लोग का लेबर टर्नओवर की वजह से इंक्रीज नहीं होगा प्रोडक्टिविटी। लेबर टर्नओवर इज मेजर्ड बाय नंबर ऑफ पर्संस रिप्लेस्ड बाय एवरेज नंबर ऑफ पर्सन सेपरेटेड बाय एवरेज number of worker at the beginning of the year, number of persons replaced per number of persons separated, number of persons at the beginning, number of person at the एंड ऑफ द ईयर, डिवाइडेड बाय 2 होना चाहिए एवरेज होने के लिए। तो 5 का ए सही है, एवरेज दिया हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन रिप्लेस, तो ये रिप्लेसमेंट मेथड। टाइम बुकिंग रेफर्स टू द मेथड वेयर इन डैश ऑफ एन एम्प्लॉय इज रिकॉर्डेड, अटेंडेंस अभी आज ही लिखा 6 का। टाइम स्पेंड, सॉरी अटेंडेंस नहीं, टाइम बुकिंग बोला है, वो तो टाइम कीपिंग, तो टाइम स्पेंड ऑन ए पर्टिकुलर जॉब। एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड्स वेजेस, सैलरी, अलाउंस, इंसेंटिव पेमेंट, सारा चीज, ऑल ऑफ द अबव, 7 का डी हो जाएगा। If the time saved is less than 50% of the standard time, then the wages under Rowan and Halsey premium plan comparison gives more wages to worker under Rowan। देखो रोवन में तो हमेशा अगर 50% टाइम अलाउड का 50% टाइम टेकन होता है तो ही सबसे ज्यादा जो है बोनस मिलता है, ठीक है। तो इफ द टाइम सेव्ड इज लेस देन 50% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम, तो फिर हाल से में इसका मतलब ज्यादा दिखेगा, ठीक है। तो मोर वेजेस टू वर्कर अंडर हाल से प्लान देन रोवन, ठीक है। तो 8 का आंसर, ओ अच्छा, सॉरी सॉरी, मैंने तो गलत बता दिया। देखो हमारा टाइम सेव जो है वो 50% होने से मैक्सिमम होता है, टाइम सेव इज लेस देन 50% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम जो 50% है उससे कम अगर हो, तो ये देखो ये वाला क्वेश्चन हमें हेल्प करेगा बताने, ये वाला, ठीक है। लेस देन 50% हो टाइम सेव, तो 50% जो है यहाँ पर 1 2 जैसे टाइम सेव, यहाँ पर हम लोग को बोला है कि इफ द टाइम सेव इज लेस देन 50% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम के 50% से कम, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये तो 50% से ज्यादा हो गया। तो ये सारे केस में अगर हम लोग हेल्सी और रोवन का बोनस देके 4 7 और यहाँ पर हो गया 8 और 12, और यहाँ पर हो गया 12 और 15, तो रो वन में ज्यादा, ठीक है। तो रो वन में ज्यादा है तो हमें आंसर देना चाहिए रो वन में ज्यादा होगा। ये देखो ये प्रूव है, इस क्वेश्चन से हम लोग आराम से ये चीज समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया ऑप्शन। फिर मोर वेजेस टू वर्कर अंडर रो वन प्लान, तो 8 का आंसर ए हो जाएगा। नाइन्थ में स्टैंडर्ड टाइम अगर 60 आवर्स है, गारंटेड टाइम रेट है 0.3 per hour, what is the amount of wages under Rowan plan if job is completed 48 hours, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टाइम में 60, गारंटेड वेज रेट है 0.3 और 48 आवर्स में काम कंप्लीट हुआ है, तो 48 इंटू 0.3, तो ये हो गया 14.4। और टाइम सेव्ड कितना हुआ है 12 घंटा, तो टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इंटू नॉर्मल वेजेस, तो इंटू 12 डिवाइडेड बाय 6, तो इधर हो गया 2.88, तो 2.88 प्लस 14.4, तो 17.32, तो नाइन्थ का आंसर हो जाएगा बी 17.32। शायद मेरा कुछ अप्रोक्सीमेशन गलत आया होगा इसीलिए एग्जैक्ट मैच नहीं किया, तो एक बार कैलकुलेशन करके देखने से समझ जाओगे, या फिर जो भी हमें पता तो चल रहा है कि 17.32 जो है वो ऑप्शन बी के साथ जा रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, टाइम एंड मोशन स्टडी कंट्रोल, ये ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। 10th का हमारा क्योंकि सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए। Out of the following method, attendance is marked by recognizing an employee based on physical and behavioral traits. Physical और behavioral तो punch card, biometric, attendance register, token method। तो इसका आंसर हम लोग का होगा बायोमेट्रिक, ठीक है। क्योंकि फिजिकल और बिहेवियरल ट्रेट्स के ऊपर ये डिपेंड करेगा। इफ ओवर टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग अर्जेंट ऑर्डर्स, तो अर्जेंट ऑर्डर्स को मीटअप करने के लिए अगर हम लोग ओवर टाइम करवा रहे हैं तो ओवर टाइम
वो सिर्फ और सिर्फ रेस्पेक्टिव जॉब के लिए एप्लीकेबल होगा, तो 12th का है। ठीक है, तो ये हम लोग का लेबर कंप्लीट होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ओवर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए